हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज फाइनली एक बार फिर से आप लोग दशहरा पूजा अच्छे से मना लिए होंगे, है ना। चलिए उसके बाद हम दशहरा पूजा के बाद अच्छे से, है ना, अब जो समय बचा है उसमें हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से उसको हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, वन शॉट्स को देखेंगे, है ना, रिविजन करेंगे और अपने एग्जामिनेशन को नजदीक जो आया है उसे, है ना, टफ से आसान करने का, है ना, कई तरीका अपनाएंगे। तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको आप सभी के लिए एक छोटा सा एक आसान तरीका लेकर आया हूँ, जो आपका है क्लास 10 में हिंदी के लिए आप सभी के लिए जो मैं ऑब्जेक्टिव लिया था। आज मैं उसी चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन आंसर आपका लॉ क्वेश्चन आंसर है, उसको मैं आज लेकर गया हूं। तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे और इसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देर नहीं करते हुए देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो है बाबू ध्यान रखिएगा, क्या है पहला जो प्रश्न आपको मिलेगा इसमें ध्यान रखिएगा, किसमें बाबू? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में पहला जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका राइटर यानी जिसका जो लेखक है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव का एक मैसेज देते हैं, जो कि धर्म, जाति, पोषक, इन सारी चीजों को लेकर के अलग अलग तरीके से इन्होंने डिफाइन करके हर एक लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। तो चलिए इनके द्वारा दिए गए क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपका बाबू ध्यान रखिएगा, पहला लिखे हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी इस कहानी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कहानी है, इस कहानी में लेखक मुझे बाबू विडंबना यानी किस विडंबना की बात करते हैं, इसका क्या स्वरूप है। तो चलिए हम बाबू देखते हैं ध्यान से। पहला इसको बोले हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर। कौन है वो? इस कहानी के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस युग में जाति के पोषक यानी जाति की पोषकों की कमी नहीं है। जो जाति है उस जाति की पोषक की कोई कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी क्या लेता है, रूप ले रखा है, जो क्या है स्वाभाविक है। यानी बहुत ध्यान रखिएगा, आज के समय लोगों के बीच में क्या है, तो जाति का जो आकलन है उनको हम पोषक के आधार पर करते हैं, खान पान के आधार पर, या उनको, है ना, रहने का तौर तरीका के आधार पर करते हैं कि इस जाति का है, पोशाक के तरीके से इंडिकेट करते हैं कि इस जाति का हो सकता है। लेकिन आज के समय ऐसा कोई रखा नहीं है, किसी को हम ये जज नहीं कर सकते हैं उसी ड्रेसिंग सेंस से कि किस जाति का है। जो इस कहानी में इसमें आपका विडंबना की बात करते हुए किसके बात कर रहा हूं, तो जातिवाद के पोषक की कमी के बारे में जो कुछ नहीं है, जो कि या इसका क्या बोल रहे हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के स्वरूप के साथ साथ श्रमिक यानी मजदूरों को भी अलग करने का क्या है ये रूप ही ले रखा है, जो अलग अलग अस्तित्व उसको दिखाता है। दूसरा जो आपका इसका है ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद का जो पोषक होता है वो क्या तर्क देना चाह रहा है, तो देखते हैं। जातिवाद में है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि यानी यह है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। किसके लिए आवश्यक मानता है? तो आज हमारा जो सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज है, उसका कार्य कुशलता के लिए यानी सही तरीके से होने के लिए आज के समय में क्या है, तो किसका बाबू, तो श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या है, एक रूप है। यानी जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का एक रूप होता है, जो क्या है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी तरीके की कोई बुराई इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपके सामने वो है ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, किस आधार पर है, तो ध्यान रखिएगा जातिवाद के पक्ष में। किसमें? यानी जातिवाद के पक्ष में जितने भी दिया गया तर्क है उस तर्क पर प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है, किन है, तो लेखक के क्या क्या आपत्तियां हैं। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी से पारा पर हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला जिसमें हम ध्यान रखिए क्या है कि जातिवाद के पक्ष में दिया गया जो तर्क है, तर्क पर लेखक प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। उनका जो पंक्तियां हैं क्या आपत्तियां, वो इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया और किसी सभ्य समाज में
क्या कहा बाबू? तो श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभाजन या विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, यानी कोई भी अस्वाभाविक जो विभाजन होता है उसको नहीं कर पाता है। किस लिए? क्योंकि जातिवाद के पक्ष में जितना भी आज के जो तर्क दिया गया है या इस कहानी के माध्यम से उनके लिए जो क्या सबसे बड़ा याद रखिएगा क्या है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का, यानी जाति के आधार पर और मजदूरों को उनको श्रम के आधार पर लोगों को विभाजन करके अलग अलग किया जाता है। इसमें इसका कोई अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चौथा जिसका उदाहरण रखिएगा, चौथा क्या है कि जाति क्या है? जाति भारतीय समाज में, यानी जो जाति होता है आज के समय का जो जाति है वो जाति हमारा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका डिफिनेशन को पहले ही आप इसमें देख सकते हैं। क्यों नहीं कहा जा रहा है? अभी पहले बोले अस्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक क्यों नहीं कहा जा रहा है? ध्यान रखिएगा क्यों नहीं कहा? इसका सामने आपको आंसर बताया गया है कि भारतीय समाज में जो आज हमारे जो भारतीय जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं वो भारतीय समाज में बाबू समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्या है? श्रम विभाजन क्या बाबू? तो अस्वाभाविक, जो कि पहले यहाँ भी लिखा होता क्या है? अस्वाभाविक नहीं, लेकिन इसमें अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। उनके कार्य का जो कुशलता होता है उसमें नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी जब गर्भ से जब जन्म लेता है उस वक्त से उसको डिसाइड कर दिया जाता है ये किस वर्ग का है ना। उसके बाद क्या है? क्या माता कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में इसके क्या श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो क्या है? विवशता, यानी विवश है, मजबूरी है ना। व्यवस्था अरुचिपूर्ण, उनको रुचि ना होने के बावजूद भी अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और क्या है तो क्या बाबू आक्रमकता को क्या करता है तो बढ़ाने वाला है। यानी एक आक्रमकता को अपने लोगों पर आक्रमण बढ़ा देता, आक्रमकता बढ़ा देता है। इस वजह से लोग क्या होता है तो अपनी स्थिति में आपने जिस जहाँ पे जन्म लेते हैं वो उनके बाद डिसाइड कर दिया जाता है कि आप आगे घर में जैसे जन्म लेते हैं, जिस कैटेगरी में जन्म लेते हैं, जिस वर्ग में आप जन्म लेते हैं उस वर्ग के अनुसार आपको दर्शा दिया जाता है। आप इस जाति के यहाँ आपका ये पोशाक होगा, आपका एक आहार होगा, इस तरीके का कई वर्गों में आपको डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका बहु क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जाति प्रथा भारत में, जो जाति प्रथा हमारे भारत में है, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी कैसे। आज के समय में जो भी इतना बेरोजगारी देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ा जो कारण है वो जो पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है वो प्रत्यक्ष रूप से है। तो प्रत्यक्ष कारण क्या है जिसकी वजह से आज भारत में बेरोजगारी बढ़ रहा है? किस वजह से? तो और जाति और प्रथा की वजह से आज लोग फिर भी लोग बेरोजगार है। क्यों है? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या तरीके क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जो आधार है जाति है, चाहे श्रमिक कार्य है, कुशल हो या नहीं, सही हो या तो नहीं हो, उसको सिर्फ क्या चाहिए तो विभाजन करके हर बात को जाति का अलग कर दे रहा है, जिसमें चाहे वो श्रमिक हो, मजदूर हो, चाहे कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या तो नहीं रखता हो, उसमें रखे तो भी मन रहेगा तो भी कि करेंगे, नहीं रहेगा तो भी, यानी अरुचिपूर्ण भी रखे तो भी रहे, ना रहे तो भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, ना उसको काम करने दिल और दिमाग कोई ना काम कराओ तो कोई कार्य कुशल पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी आपको भी पता होगा कि जब किसी काम को करने जाते हैं और जब उस काम को करते वक्त आपको मन ना हो, आप उस काम को करने में आप सक्षम नहीं है, आपको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा हो, तो जबरदस्ती आप अगर उस काम को करते हैं तो आपको कहा जो रुचि चाहिए, जो काम करने की जो आपका एनर्जी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है, यानी अरुचि होता है। तो बोले वो कुशल कैसे प्राप्त कर सकता है, उस काम को करने में सफल कभी हो ही नहीं सकता है। यानी यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। यानी जो काम करना चाहता है वो चाह के भी वो नहीं कर पाता, वो चाहता भी कम करे कि पहले वो होता है कि उसका काम हो या तो ना हो, किस आधार पर हो तो जाति के आधार पर हो, श्रमिक कार्य के आधार पर, काम करने के आधार पर हो, या तो हो भी या तो नहीं हो, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। अब नहीं करेंगे तो आपको बेरोजगारी का सामना तो करना पड़ेगा। यही आपका है, यही इसका प्रमुख कारण है आज के समय में बेरोजगारी का, जाति और प्रथा के लिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि लेखक आज के उद्योग में, यानी आज का जो उद्योग है बाबू, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे क्या है, ये लिखेगा मानते हैं, क्या है मानते हैं और क्यों। यानी आज के जो समय में बाबू रखिएगा उद्योग से भी ज्यादा किसे, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे ज्यादा समस्या, एक बड़ा समस्या मानते हैं। तो किसमें मानते हैं, तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं क्या इसमें बाबू। तो देखिए इसमें सबसे पहला है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। उसके बाद निर्धारित किया गया कि जिस जाति का है वही काम करे, वो किसी का ये नहीं कि आज के समय में ऐसा नहीं है। अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का रोजगार को अपनाकर अपना जीवन को चला सकता है, बाकायदे गलत की। आप गलत करेंगे तो नहीं, लेकिन अपने जीवन यापन करने के लिए अगर आप समाज में सही काम करके अपनी जिंदगी को चला रहे, बच्चे को भरण पोषण कर रहे हैं, तो आपके भरण पोषण में जिंदगी चलाने के लिए कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, आप उसके लिए निर्दोष नहीं है। लेकिन क्या है, तो किसी कार्य को निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको यही कार्य करना है, क्योंकि अरुचि और विवास्ता बस मनुष्य काम को टालने लगता है। उनकी रुचि ना होने के बावजूद भी वो विवश हो जाते हैं उस काम को करने पर, है ना, और काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यानी जितना उनको करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते, मजबूरन उस काम को छोड़ देते हैं, करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, काम छोड़ देते हैं। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में जहाँ काम करना में ना क्या है, यानी क्या बाबू, ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता प्राप्त कर सकता है। यानी कोई कुशलता जो है वो कैसे प्राप्त करेगा, यानी कोई भी ऐसा काम हो जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस काम में हमको ना मन लग रहा हो, ना कुछ काम करने में हमको समझ आ रहा हो, तो उस काम को ना करने में ही अच्छा है। उससे अच्छा है कि उसको आगे पर और देखे। अगर उससे जबरदस्ती कराया जाता है तो वह जितने सब काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो उस काम को करने में आरुचि होते हैं, मन से नहीं करते, जैसे तैसे किसी भी तरह वहां से वो निकलना चाहते हैं। सबसे बड़ा समस्या आज की डेट में यही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाति के आधार पर काम निर्धारित कर दिया गया है कि आप इस जाति से हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखे होंगे, है ना, पहले का जमाना खत्म, आज के समय में क्या लगता है आपको, क्या डॉक्टर के बेटा सिर्फ डॉक्टर बनता है, इंजीनियर के बेटा सिर्फ इंजीनियर बनता है? ऐसी कोई चीज नहीं है। अपनी रुचि के अनुसार जिसको जहां इच्छा है वो जा सकता है और जाते भी है। क्या लगता है आज के समय में जो रोड पर सड़क पे जो जूता सिल रहे क्या सिर्फ मोची है? क्या नाई में जो बाल काट रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, जो सैलून होता है, सैलून में जो बाल काट रहे हैं, क्या वो सिर्फ नाई है? तो एक कोई जरूरी नहीं है। अपने जीवन चलाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी रोजगार करके अपने लाइफ में जीवन यापन को आगे करके बढ़ा सकते हैं। इसलिए जिंदगी में देखिएगा जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो आगे मुश्किल बहुत सारा आता है, बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप मुश्किल से हट जाते हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ होता है, और अगर उस मुश्किल से आप लड़ते हैं तो जिंदगी में आप सफल जरूर होंगे। इसी पे एक छोटा सा लाइन क्या बाबू कि जिंदगी में रखिएगा मुश्किल से हार जाना बड़ा आसान होता है। अगर मुश्किलें आएंगे तो लोग बहुत ज्यादा छोड़ो मुश्किल आगे भाग जाए, है ना, आसान तरीके ही बोलते हैं। तो देखिएगा लाइन से बाबू कि जिंदगी में मुश्किल से हार जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। जो जिंदगी में कुछ नहीं है, क्या दोस्त याद रखिएगा, जो जिंदगी में लड़ा ही नहीं और जो लड़ते हैं उनके लिए भी, जो जिंदगी में लड़ते हैं उन्हीं को पूरा जिंदगी क्या होता है वो आसान होता है, और उन्हीं के कदमों में जहान होता है। ध्यान रखिएगा, उसको एक लाइन में आप बता रहे हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। जो जिंदगी में लड़ा नहीं अपने किस्मत से और जो लड़ता है उनको कदमों में पूरा जहान होता है, कदमों में जहान होता है। तो मैं बोलूंगा दोस्त कि आप किसी भी मुश्किल से भागे नहीं, मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल करके रखे, मेहनत करे और अपने कर्म को आगे बढ़ाए। चलिए ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है बाबू,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि लेखक पाठ के किन किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी आज के समय में जो जाति प्रथा है वो बड़ा ही हानिकारक है। किसी भी समाज में अगर रह रहे हैं तो जाति निर्धारण करके आप रह रहे हैं तो सबसे बड़ा समस्या आज के समय में है तुम इस जाति को हो, उस जाति को, नीचे जाति को, इस आधार पर मनुष्यता का कोई रुचि नहीं है। मनुष्यता का ये बिल्कुल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे। तो क्या इस ग्रुप दिखाया है तो देखिएगा बाबू, इसमें क्या है कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है जो इस प्रकार है। क्या क्या है तो सबसे पहला अस्वाभाविक श्रम विभाजन, उनको स्वाभाविक से, उनके मन से नहीं, अस्वाभाविक तरीके से उनको क्या किया है, श्रम विभाजन क्या है। दूसरा है बढ़ती बेरोजगारी, जो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी क्या हो रहा है वो तो बढ़ता जा रहा है। और अरुचि और विवशता में, उनको रुचि ना होने पर भी वो काम करवाता है और जो काम करने वाले जो लोग होते हैं मजबूरी में, विवश में उस कार्य को कर रहे होते हैं। और क्या है श्रम का चुनाव, विवश में श्रम का चुनाव, यानी विवशता स्थिति में अगर उसकी स्थिति खराब हो तो उस स्थिति में उसको कोई काम करने के लिए मजबूर कर देता है और जो इंसान की जरूरत होता है मजबूरी में वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और गतिशील एवं आदर्श समाज तथा क्या है, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का क्या दिया है, स्वरूप आदि दिया। इन वास्तविक स्वतंत्र का आज के समय में हम लोग सिर्फ कहने का स्वतंत्र है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आजादी से हम कोई काम नहीं कर पाते। तो ये सारा चीज दिखाने का काम क्या क्या है कि आप अपनी स्वतंत्रता से, आप अपने स्वाभाविक रूप से उस काम को आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें हानिकारक सबसे ये दिखाया गया कि हानिकारक होने का यही कारण है कि स्वाभाविक ना होने के बावजूद भी उसका कार्य दिया जा रहा है ना। उसके बाद जो उनका क्या है, जो विवाह से रुचि नहीं है फिर भी जबरदस्ती किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा हानिकारक उनको क्या होता है, कारण बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से 7 से आधे 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ, तो 8 में है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, यानी आज में जो सच्चा लोकतंत्र है वो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। कि बाबू किनको माना आवश्यक, तो देखिएगा सच्चे लोकतंत्र के लिए है ना, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को क्या करना है, आवश्यक माना, अलग अलग माना है। कौन कौन माना है, तो पहला क्या है, तो बहुविध हितों में, यानी बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सबका भाग क्या होना चाहिए, जो भी बहुविधि होता है, जो विधि हमारा जो विध है, बहु का जो विध में वो सबका अधिकार क्या होगा, भाग समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा दूध और पानी जब मिश्रित हो जाता है तो पता नहीं है कि दूध कौन है और पानी कौन है, दोनों ऐसा मिश्रित होने के बाद पता चलता है सिर्फ क्या है वो दूध है। तो जब दोनों समाज के लोग जाति धर्म को हटा करके अगर वो मिश्रित होकर आते हैं, एक भाईचारे के भेद में रहते हैं, तो पता उनको कुछ नहीं चलता है। एक हो रहे भाईचारे की भावना होनी चाहिए और हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। आप लोग आपके जितने भी श्रद्धा साथी लोग हैं है ना, उन साथी लोगों के साथ अपना व्यवहार विश्वास अच्छा होना चाहिए, यानी श्रद्धा और सम्मान के भी उनके लिए कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल श्रद्धा सम्मान कम नहीं होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान से देखना। 9 में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो सारांश है, क्या बाबू इसका कुछ सारांश है, आप उस सारांश को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो जो कहानी आप इसमें पढ़े, किसमें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, इसके लेखक से लेकर के उनके जन्म से लेकर के मृत्यु से लेकर इस कहानी का क्या बना, इस कहानी में क्या मैसेज दिया गया है, आप उनकी एक सारांश एक छोटी सी प्रस्तुति में आप दे सकते हैं। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है और ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक क्या है, रूप है। जो क्या कहता है, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रम विभाजित क्या है, श्रमिक विभाजन। यदि जो श्रम विभाजन है वो श्रमिक विभाजन बिल्कुल नहीं है। ये जो श्रम विभाजन क्या है, निस्संदेह यानी निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन एक श्रमिक विभाजन का बिल्कुल कोई रूप नहीं है। या देखिएगा 2 चीज लिखा हुआ, श्रमिक विभाजन बिल्कुल श्रम विभाजन का रूप नहीं है, या बोल सकते हैं कि श्रम विभाजन बिल्कुल श्रमिक विभाजन का कोई रूप नहीं है, जिसमें जाति प्रथा श्रमिकों का
क्या है अस्वाभाविक क्या है विभाजन, और पहले बार बोला जाए अस्वाभाविक विभाजन स्वभाव ना होने के बावजूद भी, और इनमें उच्च नीच का भेद करती, उच्च नीच का भेद करने का मतलब वही बड़े जाति का छोटे जाति का है ना, हरिजन है तो ये इस तरीके का कई एक्टिविटी जाति को दर्शाया जाता है, जिसमें वस्तुतः क्या लिखा गया बाबू, तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता। जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। श्रम का जो विभाजन किसको होता है, मनुष्य के रुचि पर होता है। कहा है बाबू, मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्म पेशा थोप दी जाती है। इसके जो जाति प्रथा होता है, क्या बोलते हैं, जो जाति का जो प्रथा होता है मनुष्य पर जन्मना पेशा, जन्मना पेशा मतलब जो शुरुआत से जन्म से आपका जो पेशा आपका है उस पेशे पर क्या कर दिया जाता है, तो थोप दिया जाता है कि आप इस जाति से हैं तो आपका जन्म से आपका पूरे परिवार आपकी खानदान इस वर्ग को कर रहा है, इस काम को कर रहा है, तो शायद आपको भी वही करना होगा, ऐसा लोग थोप देता है। उसके बाद क्या है, मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती, रुचि रहे तो भी और नहीं रहे तो भी कुछ मायने नहीं रखता। या ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम क्या करता है, तालू ढंग से करता है, ना कुशलता आती है ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में किसने बाबू, चूंकि उनका जो व्यवसाय होता है, ध्यान रखिएगा, क्या रुचि होता है दिखाया जाता है, ऐसी हालत में किया जाता है, तालु करता है, कुशलता आती है, श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है, जब व्यवसाय करेंगे तो कभी ज्यादा तो कभी कम, ऐसा परिस्थिति आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ क्या है, अतः जरूरी है क्या, पेशा बदलने का विकल्प। अगर उसमें उच्च नीच हो रहा है तो ठीक है, और नहीं भी ज्यादा है तो अपनी पेशा को बदल ले। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की क्या है, गुंजाइश, अगर जाति प्रथा में किसी तरह कोई पेशा बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और क्या है, उत्पीड़न, क्या है, उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देता है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी का मूल में जाति प्रथा ही है। यानी मूल रूप से अगर बात करेंगे बेरोजगारी का, तो सबसे बड़ा गरीबी और बेरोजगारी का मूल कारण क्या हुआ, तो जाति प्रथा ही है। अगर जाति प्रथा ना हो तो शायद इस जितनी बेरोजगारी देखने को मिल रहा है, शायद कुछ प्रतिशत कमने की संभावना बढ़ सकती है। यानी कुछ प्रतिशत जो बेरोजगारी की संभावना है वो घटेगा और बेरोजगारी कमेगा। अतः स्पष्ट है कि जो हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है, क्लियर है कि आज का जो समाज हमारा है वो बिल्कुल आदर्श समाज नहीं है, नहीं है। आदर्श समाज में क्या होता है, तो बहुविध हितों में क्या है, बहुविध या तो बहुविध बोल सकते हैं, हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं, इसी का नाम लोकतंत्र है। और जो लोकतंत्र का जो मूल होता है क्या है, लोकतंत्र का मूल, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का मूल रूप क्या है, तो लोकतंत्र का मूल रूप सामूहिक जीवन चर्चा और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या होता है, एक भाग होता है। यानी हम अपने समाज में इस लोकतंत्र में अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर हम जिस काम को कर रहे हैं, अगर इसमें हमें उच्च नीच हो रहा है ना, जो चाहिए व्यवसाय के जो आय आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो अपने जीवन यापन के लिए किसी भी तरह के व्यवसाय को बदल के अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी कार्य को कर सकते हैं जो आपके योग्य हो। क्लियर है? तो चलिए, इसके साथ साथ आपका कंप्लीट होता है जो क्वेश्चन आपका था, इसमें टोटल आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा आपको। चलिए, इसके साथ साथ अब बात करेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। तो जब तक के लिए आपको बाबू थैंक यू। आप अगर नए होंगे, अगर चैनल पर नया देख रहे होंगे तो हमारी चैनल JMS स्टडी एकेडमी को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। जब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक कि जय हिंद।